हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो जो कि है हमारी एजुकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। बीएड हमारा चल रहा है, उसकी सीरीज चल रही है एजुकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जितनी भी वीडियो अपलोड की हैं वो सारी प्लेलिस्ट में हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अभी मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड की थी वो थी रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की। आज हम करने वाले हैं टॉपिक शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। तो पूरी डिटेल इस वीडियो में देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी कोई भी क्वेरी है आपकी कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई टॉपिक छूट जाता है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियोस बना के फटाफट जल्दी से डालूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। और जो लोग भी अभी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी नोट्स, जहाँ पर आपको मिलती हैं बीएड नोट्स रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़ और सोशियोलॉजी नोट्स रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़। जितने भी नोट्स होते हैं वो मेरे खुद के हैंड राइटिंग्स होते हैं, खुद अपने आप प्रिपेयर करती हूँ आपके लिए नोट्स। तो अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, तो प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर दिया करिए कि आपको मेरे जो वीडियोस हैं वो कितने हेल्पफुल होते हैं आपके लिए, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और मैं सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ, सभी के आंसर ज़रूर देती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। तो रेखीय अनुदेशन में विद्यार्थी को प्रत्येक फ्रेम को पढ़ना पड़ता था। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो रेखीय अनुदेशन था उसमें जितने भी फ्रेम हम जितने भी मतलब पार्ट हम बना के देंगे वो सारे उसको पढ़ना होता था। परंतु शाखीय अनुदेशन में विद्यार्थियों को प्रत्येक फ्रेम के पढ़ने के साथ दिए गए 3-4 उत्तरों में से एक को चुनना होता है, क्योंकि केवल एक ही उत्तर सही होता है, अतः गलत उत्तर चुनने पर उसका निदान करने के लिए विद्यार्थियों को शाखा पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा कि तथा सही उत्तर चुनने पर वह अगले तक पहुंच जाता है। क्योंकि छात्र को अनुदेशन में शाखाओं से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए इसे शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी ब्रांचेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो अतिरिक्त इसके प्रतिपादक कौन है? नॉर्मन ए क्राउडर शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं नॉर्मन ए क्राउडर। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जब सीटेट में भी पूछा जा सकता है, या फिर आप जब बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें भी एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसे क्राउडरियन अनुदेशन भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्राउडरियन अनुदेशन किसको कहते हैं, इसका विस्तृत अनुदेशन कीजिए या विस्तृत व्याख्या कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें विद्यार्थी पढ़ने की दिशा स्वयं निर्धारित करता है, अतः त्रुटि करने पर वह शाखाओं में तथा ना करने पर अगले फ्रेम का अध्ययन करता है, क्योंकि यह निर्णय विद्यार्थी द्वारा स्वयं किया जाता है तथा इसे आंतरिक अनुदेशन भी कहते हैं। मतलब उसका खुद का ये फैसला होता है, खुद की डिसीजन होती है कि वो आगे का जो फ्रेम है वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसमें विद्यार्थी को प्रश्न का उत्तर स्वयं निर्मित नहीं करना पड़ता है, इसे चुनने में सरलता रहती है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव या अपनी ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन होता है उसके ABCD करके आंसर दिए होते हैं, लेकिन उसमें से एक आंसर सही होता है ना। उसी तरीके की ये शाखीय अनुदेशन इसको कहते हैं। फिर आता है इसमें लिया गया फ्रेम अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इसमें कई विकल्पों में से विद्यार्थी सही विकल्प को चुनना होता है। इसमें विद्यार्थी के तार्किक शक्ति का विकास होता है। इसमें विद्यार्थी को यह भी बताया जाता है कि वह गलत क्यों है। ठीक है, अतः स्पष्टीकरण प्राप्त होने से उसे उसकी भूल का आभास भी हो जाता है। प्रतिभावान छात्रों के लिए यह समय की बचत कराता है। इसमें विद्यार्थी की क्षमताओं को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की सीमाएं क्या हैं। लिमिटेशन ऑफ शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की हम देख रहे हैं, इसमें लिमिटेशन यानी कि सीमाएं। बालक कभी कभी बिना पढ़े ही उत्तर को छांट सकता है। इस प्रकार के अनुदेशन का निर्माण करना एक कठिन कार्य है। इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक होने से यह महंगा होता है। यह बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसके द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ना संभव नहीं है। यह मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है। इसमें बार बार पन्ने पलटने से विद्यार्थी शीघ्र ही ऊब सकता है, मतलब उसको बोरियत हो जाती है कि अगर वो बार बार पढ़ता रहेगा तो उसको बोरियत फील होने लगेगी ना। फिर आता है एजर डेल्स एक्सपीरियंस ट्रायंगल। यह एक प्रकार का वर्गीकरण है तथा इसे एजर डेली ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बारी ये 2 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा गया है।
तो नेक्स्ट है हमारा कि यह बहु इंद्रिय अनुदेशन पर आधारित है। इंद्रिय बहु इंद्रिय अनुदेशन का अर्थ है वह अनुदेशन जिसमें दो या दो से अधिक इंद्रियों का प्रयोग हो या जिसमें दो या दो से अधिक इंद्रियां क्रियाशील हों। इंद्रियों की क्रियाशीलता के आधार पर अनुदेशन का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है: एकल इंद्रिय अनुदेशन, द्वि इंद्रिय अनुदेशन और बहु इंद्रिय अनुदेशन। इंद्रियों का मतलब जैसे कि आप समझते हैं कि जो हमारे बॉडी पार्ट यानी कि हम आँखों से, कानों से, दिमाग से और हर तरीके से चीज़ को समझकर जो चीज़ करते हैं उसको कहते हैं इंद्रिय अनुदेशन। हम अपनी क्रियाशील पूरी हम उसमें एक्टिव हैं पूरी तरीके से, है ना। फिर आता है हमारा एकल इंद्रिय अनुदेशन। तो एकल इंद्रिय अनुदेशन क्या है? इस प्रकार के अनुदेशन के प्रस्तुतिकरण को कानों से सुना जाता है या चित्रों द्वारा देखा जाता है। ठीक है। विद्यार्थी प्राकृतिक दृश्यों का निरीक्षण करता है। इसमें आंखों की क्रियाशीलता अधिकतम होती है। सुनने या देखने से विद्यार्थी नए अनुभव करता है। ठीक है। उदाहरण के लिए शैक्षिक रेडियो द्वारा प्राप्त अनुदेशन कि जैसे कि बच्चों को क्रिएटिविटी के लिए अगर हम कहें कि कोई भी हिस्ट्री का हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो उसमें जैसे हमने बच्चों से पूछा कि भाई ताजमहल कहाँ है, उन्होंने बोला भाई आगरा में। अब बच्चों ने सिर्फ ये समझ लिया कि आगरा में, लेकिन अगर वो ताजमहल हम बच्चों को जाके दिखाएं या उनको उस पर टीवी पे दिखा दें या हम उनको सुनाएं तो उस तरह से बच्चों को ज़्यादा याद होता है। इसीलिए हम बीच बीच में जैसे बच्चों को पिकनिक पे या टूर पे ले जाया जाता है ताकि बच्चों को जो आँखों से देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है। अपना खुद फील करके जो चीज़ें वो अनुभव करते हैं वो चीज़ उनको ज़्यादा याद रहती है ना। फिर आता है द्वि इंद्रिय अनुदेशन। इसमें छात्रों द्वारा 2 इंद्रियों का प्रयोग सीखने के लिए किया जाता है। साधारणतः कक्षा शिक्षण में द्वि इंद्रिय अनुदेशन का प्रयोग किया जाता है। अध्यापक अपने प्रस्तुतिकरण के दौरान बोलता है, प्रदर्शन करता है, मानचित्र दिखाता है तथा चार्ट, मॉडल आदि की सहायता से उसको पढ़ाता है। दूसरी ओर विद्यार्थी देखते हैं और सुनते हैं। इस प्रकार दृश्य श्रव्य दोनों ही इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं। द्वि इंद्रिय अनुदेशन एकल इंद्रिय अनुदेशन से अधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है। इसमें किसी भी चीज़ का मॉडल तैयार किया जाता है। जैसे कि अगर साइंस में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है कि पाचन तंत्र क्या होता है तो बच्चे को एक मॉडल के द्वारा एक पाचन तंत्र का मॉडल तैयार किया जाएगा। फिर एक एक चीज़ उसमें एरो करके लिखी जाएगी। फिर बच्चे को क्लास में पढ़ाया जाएगा तो बच्चे को अच्छे से याद रहेगा कि पाचन तंत्र का जो डायग्राम है वो इस तरह से बनता है और ये एक पाचन तंत्र है, वो देखते ही पहचान जाएगा, है ना। तो इस तरह से बच्चे ज़्यादा सीख जाते हैं। फिर आता है हमारा बहु इंद्रिय अनुदेशन क्या होता है। ठीक है। जब विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने की प्रक्रिया में 2 से अधिक इंद्रियों को शामिल किया जाता है अर्थात देखने और सुनने के साथ साथ उन्हें कुछ करने के लिए भी कहा जाता है तो इस प्रकार के अनुदेशन को बहु इंद्रिय अनुदेशन कहते हैं। इससे विद्यार्थी अधिक बोधगम्य होते हैं। मतलब बोधगम्य का मतलब क्या हुआ कि वो ज़्यादा क्रियाशील हो गए, ज़्यादा उनकी बुद्धि में वो चीज़ अच्छे से भर गई। उदाहरणतः जैसे कि भाखड़ा बांध के बारे में यदि विद्यार्थियों को बताया जाए तथा साथ में चित्र भी दिखाया जाए तो विद्यार्थी अधिक सीखते हैं, परंतु भाखड़ा बांध पर ले जाकर उसे दिखाया जाए तो विद्यार्थी और अधिक सीखते हैं। जैसे कि मैंने अभी ताजमहल वाला उदाहरण दिया था, इसी तरह से बच्चे को अगर वो चीज़ खुद से अनुभव करके सीखने के लिए दी जाए तो बच्चा उसे पूरी ज़िंदगी नहीं भूलता है ना। फिर आता है हमारा एडेवर डेली का अनुभव शंकु। बहु इंद्रिय अनुदेशन के लिए एजर डेल ने एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अनुभव शंकु की संज्ञा दी। विभिन्न प्रत्यक्ष अनुभवों से लेकर अमूर्त चिंतन तक जितने भी प्रकार के अनुभव विभिन्न प्रकार के सहायक साधनों में के माध्यम से हो सकते हैं उन अनुभवों को प्रदान करने के लिए सहायक साधनों को विभिन्न श्रेणियां प्रदान करने का प्रयास किया गया। एजर डेल के अनुभव शंकु को निम्न चित्र द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कि ये शंकु यानी कि शंख जैसा एक चित्र है जिसमें मौखिक संकेत, दृश्यात्मक संकेत, रेडियो प्रसारण, शांत चित्र, चलचित्र, प्रदर्शन सामग्री, भ्रमण प्रदर्शन, अभिनय करना, कृत्रिम या प्रत्यक्ष अनुभव। तो ये एक तरीके का डायग्राम है जो शंख की तरह होता है और इसमें हम सब कुछ दिखा रहे हैं कि किस तरह से किन किन चीज़ों से करने से बच्चा ज़्यादा अधिक सीखता है। तो अगर आप ये डायग्राम इस ये जो टॉपिक है इसमें बनाकर आते हैं ना, जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है। फिर आता है एडवर्ड डेल ने निम्न प्रकार की उनकी जो परिवार वो जो उनके वास्तविक चित्र है कि हम उनसे कैसे सीख सकते हैं और वो क्या सिंबल उन्होंने बताए हैं। तो निम्न प्रकार के सिंबल उन्होंने बताया। शाब्दिक प्रतीक जैसे कि ये सर्वाधिक सूक्ष्म अधिगम के अनुभव हैं तथा
शब्द, फॉर्मूला, अंक आदि इस श्रेणी में आते हैं। फिर आता है दृश्य प्रतीक। इनमें चार्ट, मानचित्र, पोस्टर, लेखा चित्र, ग्राफ, कार्टून आदि सम्मिलित है। ये दृश्य चित्र संप्रेषण की सार्वभौमिक भाषा के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि जब हम प्ले में बच्चों को पढ़ाते हैं, प्ले जो क्लास होती है, बच्चों का प्ले ग्रुप जो होता है, उसमें कई बारी हम बच्चों को कार्टून वाली मूवीज़ दिखा दिखा के चीज़ें सिखाते हैं। कार्टून मूवी में जो कार्टून्स होते हैं वो बच्चों को खाना, मतलब बच्चे खा रहे हैं तो बच्चे देख रहे हैं, बच्चे डांस कर रहे हैं तो उनके साथ बच्चे डांस कर रहे हैं, कार्टून में कार्टून्स प्ले कर रहे हैं, कार्टून कैरेक्टर जो हैं वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चे उसको रिपीट कर रहे हैं, तो इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं ना। तो इसी तरह से हर एज ग्रुप में किस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है वो एक टीचर का सबसे बड़ा चैलेंजिंग फेस होता है। तो एक टीचर को कैसे फेस करना है, हर ग्रुप के बच्चों को कैसे सिखाना है, यही एक होता है टीचिंग प्रोसेस, ठीक है। फिर आता है दृश्य प्रतीक। इसमें मैंने बताया भाषा के रूप में जाने जाते हैं। रेडियो प्रसारण एवं स्थिर चित्र। रेडियो प्रसारण श्रव्य अनुभव तथा स्थिर चित्र एक आयामी दृश्य अनुभव प्रस्तुत करते हैं। वस्तुओं के चित्र दृश्य बुद्धिपन प्रस्तुत करते हैं। वह ऑडियो रिकॉर्डिंग मौखिक रूप से एक दूसरे को पूरक बनाते हैं और उच्च अधिगम का अनुभव प्रदान करते हैं। फिर आता है गति चित्र या चलचित्र। यह अनुभव के शंकु में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं क्योंकि यह बाह्य विश्व को कक्ष में लेकर आते हैं। गति या ध्वनि के प्रभाव अधिक जीवंत होते हैं। इसके द्वारा समय या स्थान को भी नियंत्रित किया जाता है। फिर आता है हमारा प्रदर्शन सामग्री। यह विभिन्न क्रियाओं के संबंधित सिद्धांतों और उनकी क्रियाविधि की व्याख्या करने में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं। उदाहरण, मॉडलों को चलाने एवं उनके साथ खेलने से छात्रों में अंतर्दृष्टि आधारित अनुभव विकसित होते हैं। फिर आता है हमारा भ्रमण या फील्ड ट्रिप। यह अधिगम व साथ ही साथ मनोरंजन के भी अच्छे स्रोत हैं। इनके द्वारा विद्यार्थी वास्तविक से अधिक निकट जा सकता है, मतलब वास्तविकता जो उन्होंने क्लास में पढ़ी है अब वो सामने से देख रहे हैं तो वो ज़्यादा सीख रहे हैं। ये वास्तविक वातावरण में लोगों को कार्य करते हुए और उपकरणों का प्रयोग करते हुए देख सकते हैं। जैसे कि बच्चों को कई बार ऐसी फैक्ट्रीज़ में, जैसे बर्फ़ में, कोल्ड स्टोरेज वगैरह में ले जाया जाता है, जहाँ बच्चों को दिखाया जाता है कि देखो बर्फ़ कैसे बनती है, या जो सब्जियां होती हैं वो कैसे स्टोर करके रखी जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को दिखाने का मोटिव ये होता है कि बच्चे अच्छे से सीखें। या डेयरी पर ले जाते हैं बच्चे को, या फार्म हाउस में किसी में, या खेतों में ले जाते हैं कि सब्जी कैसे उगाई जाती है। तो उन सब चीज़ों से बच्चे देखते हैं, अनुभव करते हैं, उनके खुद के अनुभव जीवन भर उनके साथ रहते हैं। फिर आता है प्रदर्शन। प्रदर्शन में प्रत्यक्ष अधिगम से अच्छे स्रोत हैं। एक अध्यापक प्रदर्शन द्वारा किसी सिद्धांत या प्रक्रिया के सूक्ष्म बिंदुओं और आवश्यक सावधानियों की ओर छात्रों का ध्यान सरलता से आकर्षित कर सकता है, ठीक है। फिर आता है अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसके बहुत सारी चीज़ें हैं, शंकु जितने भी थे, तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।